ठीक, देखो बेटा, एनिमल्स में जब हम लोग बात करते हैं फंगस की, तो आप सभी ने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में रिंग वॉर्म्स, दाद हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते दाद, अगर हम कॉमन वर्ड्स में बात करें, राइट, दैट इज रिंग वॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं। ये जो दाद हो रहे हैं ये किसी फंगस के इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं, लाइक, एंड ये जो आपने देखा हो किसी को अपने घर में होते हुए, अपने आसपास किसी को, ये जो दाद होते हैं स्पेशली जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर होते हैं। जॉइंट्स मतलब लाइक जैसे गर्दन के पास हो गया, लाइक इस साइड हो गए, या फिर हमारे नीज जो होती है, हमारे जो शोल्डर्स होते हैं, हमारी जो नी होती है कोनी, यहाँ हो जाते हैं अंदर की साइड, राइट। तो ये ऐसी जगहों पे होंगे जहां पर कि जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स पे जो स्किन है वो आपस में रब करती है। जब जैसे हम गर्दन को जब मूव करते हैं तो हमारी स्किन आपस में रब होती है, ऐसी नी को जब मूव कर रहे हैं तो स्किन आपस में रब होती है, या घुटने पे अगर हम कर रहे हैं तो वो भी सेम, स्किन आपस में रब होती हैं, आपस में घिसती हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे एक मॉइस्चर क्रिएट होता है, एज वेल एज वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड कंडीशन फॉर फंजाई। तो आपका बॉडी में जब भी आप इन्फेक्शन देखोगे, फंगल इन्फेक्शन, तो वो आपको हमेशा कहाँ दिखाई देंगे, जॉइंट्स पे ही। क्लियर ये बात आपको? तो फंजाई कैसे हमारे संग रह रही है, एनिमल्स के साथ भी मिलती हैं और एज वेल एज प्लांट के साथ भी मिलती हैं। समझ में आई वाली बात बच्चों? यस सर। देखो इसके बाद हमने ये चीज समझी थी कि आपका जो फंजाई होता था किस टेम्परेचर पे बेटर तरीके से सर्व करता है, दैट इज 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड। मैंने अभी समझाया हमारी स्किन है, तो अगर स्किन आपस में रब करती है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है दैट इज अराउंड दिस 26 के आसपास रहता है। प्लस आपने देखा है जब स्किन आपस में कम रब होती है तो वार्म भी हो जाती है, गर्म भी हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा नमी भी रहती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होंगे। हमने यहाँ एग्जांपल वो देख लिए थे, दैट इज ब्रेड मॉल्स, ऑरेंज रोड्स, मशरूम, टोडस्टॉल। मैंने मशरूम के बारे में बताया था जो आप खाते हो, दैट इज। एंड नूर बेटा, कल क्लास खत्म हो गई थी, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा बाद में, तुमने मुझसे पूछा था कि सर कि जो ये मशरूम्स होते हैं टॉक्सिन, इनका हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, राइट बेटा? नूर बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है। यस सर, आ रही है आवाज। तो कल जो तुम्हारा क्वेश्चन था मैं उसका आंसर अभी दे दे रहा हूँ, मैंने कल देखा बाद में। देखो जो आपके मशरूम्स होते हैं, देखो सारे एक से नहीं होते, पहली चीज तो कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जो टॉक्सिन नहीं होते, तो उनको हम खा सकते हैं इजीली। जैसे कि आप देखते हो हम लोग अपने कुछ मशरूम्स को खाते हैं वेजिटेबल्स की तरह। लेकिन कुछ मशरूम्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते थे। तो जैसे कि ये मैंने एक नाम दिया था, ये नीट में आया है ये क्वेश्चन कि कौन सा पॉइजनस मशरूम होता है, तो दैट इज बच्चों ये नाम याद रखना, एमिनेशिया। ये जो होता है दैट इज वेरी हाईली टॉक्सिक मशरूम। एमिनेशिया जो होता था और टॉक्सिक मशरूम है, एंड इसका इम्पैक्ट बेटा हमारे ऊपर पड़ता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम्स को डैमेज कर देता है। तो अगर आप कोई भी टॉक्सिक मशरूम खाते हो तो सबसे पहले तो आपको वॉमिटिंग होंगी, ओके, एंड अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो देन उसमें आपकी डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। क्लियर बेटा? नूर बेटा, आपको मिल गया जवाब आपके क्वेश्चन का? इनका असर हम पे पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है। सो बेटा कल ये लास्ट पॉइंट हमारा डिस्कस नहीं हो पाया था, मैंने अभी आपको बता दिया। ओके बच्चे, अब हम लोग नाउ मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग समझेंगे फंजाई, आपको हमने देख लिया कहाँ मिलती थी, ये सब हमने समझ लिया, हैबिटेट में कहाँ है इनका, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह रहेंगी, एसोसिएशन में रहती हैं, सैप्रोफाइट्स भी होती हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, एंड मेजोरिटी कैसी होती है उनकी, सैप्रोफाइट्स की, मेनली आर सैप्रोफाइट्स। एक सेकंड सेटअप सही करने दो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आपके कैसे हो जाएंगे, दैट विल बी सैप्रोफाइट्स। अब इस चीज को समझना बेटा, जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे अच्छे से समझना, कोई चीज ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ नोट्स मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सबसे पहला, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनसे कि हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। जब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते थे एंटीबायोटिक्स यूज करते थे।
उनसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, राइट। एंड वहां पे फिर मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जो पहली एंटीबायोटिक थी वो हमने फंजाई से ली थी। जो वो मैंने आपको बैक्टीरिया, अगर आप देखेंगे जो नोट्स आपके पास हैं उसमें ये चीज मेंशन करी थी, द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। तो इसलिए सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो हमने डिस्कस करी थी वो आपकी किससे करी थी, जिससे हमने ली थी, दैट इज फंजाई से। सम फंजाई are the source of antibiotics. That is the source of antibiotics. Okay, बच्चों, example that is penicillium. इससे हमने कौन सी एंटीबायोटिक ली थी, उस एंटीबायोटिक का नाम बता सकते हो? एनीवन बेटा? चंदा बेटा? पेनिसिलिन। वेरी गुड बेटा, पेनिसिलिन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एंड इसका पूरा नाम फंजाई का? पेनिसिलियम नॉक्टेटम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। ये आपकी पहली फंगस थी जिससे कि हमने एंटीबायोटिक ली थी, एंड द एंटीबायोटिक नेम इज पेनिसिलिन। और ये चीज मैंने आपको बोली थी, पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आता है, पहली एंटीबायोटिक का नेम क्या था? तो रिमेंबर, दिस इज पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके सर, ओके। ठीक है बच्चे, दिस इज फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंड किससे ऑब्टेन करी थी हमने? दिस इज पेनिसिलियम नोटेट्रम्स, इससे हमें मिली। और किसने डिस्कवर करी थी? नाम क्या था बेटा उनका? एनीवन? मुस्कान बेटा? पेनिसिलिन को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था? सर नो आइडिया, हम तुम्हारे लैब के सामने। ओके बेटा। मुस्कान बेटा? चांदनी बेटा? नहीं पता। मुस्कान बेटा मुझे लग रहा है आंसर देख रही है, शायद पीछे ढूंढने में लगी हुई है। नो सर। तो क्या नाम था, भूल गए तुम? यस सर। ये चीजें जब मैं आपको बोलता हूँ ना, जो चीजें मैं कहूँ आप लोगों से कि ये नीट में आया था, तो बेटा उस चीज को तो दिमाग में बैठा लो, आप लोग पढ़ लो उस टाइम पे, उसी टाइम उसको याद रख लो। नीट की चीजों को बिल्कुल मत भूलो। दैट इज बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द फर्स्ट वन जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किसने किया था? दैट इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये मैं नाम दूसरी बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, इन्होंने इस एंटीबायोटिक को, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। क्रेडिट किसको गया एंटीबायोटिक डिस्कवर करने का? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मिलेगी। दिस इज, तो आज आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भूलो मत। यस सर। मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के पेपर्स को करवाऊंगा, हम लोग पेपर करवाएंगे। ठीक है, मेरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर आज 50% से ज्यादा हो चुका है। सो आप लोग जब एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे तो बेटा प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से सीरियस नोट पर ध्यान रखो, भूलो मत, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी लंबी थ्योरी नहीं है कि बहुत बड़े पैराग्राफ्स हैं उनको आपको याद करना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन चीजों को बस आपको अच्छे से याद रखना है। एंड आपको अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल मत छोड़ो। आप लोग के पास आपकी सर कब तक बुक है अभी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एग्जाम्स कब तक होंगे? कौन से बेटा? आपके नीट के? नहीं सर, अभी जो बोले आपकी पेपर होने वाले। वो चीज बेटा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, अभी हम सर्वर आपस में एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस देखा जाएगा ना किसने कितना करा दिया है। सो मैं अपने ओके सर। ठीक है, इसलिए ठीक आप है, थैंक यू। चीजों को थोड़ा सा पढ़ते रहो, देखते रहो, उनको छोड़ो मत।
और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं मैंने वहां उनको मेंशन कर ही रखा है कि ये मेन पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को तो बिल्कुल मत छोड़ो। एंड आप लोगों के पास बेटा, आप सभी के पास आपकी बुक्स हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप लोग सभी अपनी एनसीईआरटी बुक को मत छोड़ना। ये समझ लो आप लोग अभी 11th क्लास में आए हो, आफ्टर 2 ईयर 12th क्लास के बाद जब आप नीट का एग्जाम देने जाओ तो आपको एनसीईआरटी आपके बिल्कुल दिमाग में बसी होनी चाहिए, रहनी चाहिए एनसीईआरटी। तभी आपका बहुत अच्छे से पेपर होगा, बढ़िया वाला एकदम जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बायो के सिर्फ एनसीईआरटी में से ही आते हैं। आपके मोर देन 95% ऐसा पोर्शन जो है, जो आते हैं क्वेश्चंस, वो आपके एनसीईआरटी में से आते हैं। 5% के अराउंड क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चे, वो केवल आपके एनसीईआरटी के बाहर होते हैं, लाइक जो 12th क्लास से थोड़ा ऊपर होते हैं या कोई रेफरेंस बुक देखनी पड़ती है जिनमें थोड़ा डिटेल में हो, वो चीज आती है। 5% में होते हैं वो केवल। 95% क्वेश्चन आपके केवल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सीधे लाइन्स हैं, सीधे लाइन्स क्वेश्चंस में। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी बेटा ध्यान रखना। जब अभी से आपका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, आप लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को एनसीईआरटी में पढ़ना शुरू कर दें, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो अपने सेकंड चैप्टर को एनसीईआरटी में पढ़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है ना बच्चों, वो ही बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। एंड अगर आप सारी बुक्स को देखने की कोशिश करोगे, मैं ये रेफरेंस बुक देख लूँ, मैं ये रेफरेंस बुक देख लूँ, तो उसमें बेटा कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। इसलिए फोकस्ड ओनली ऑन एनसीईआरटी नाउ। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये चीज पहले पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, आपकी एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नाम पेनिसिलिन, किससे ली थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। दैट इज। नाउ नेक्स्ट, some unicellular fungi are used to make bread and beer. That is, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल, सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर फंजाई होती है, बाकी सारी की सारी फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर होती है। तो बेटा ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, दिस इज यीस्ट। ये जो ईस्ट होती है ना बेटा, इसका जो साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बेटा ये इकलौती ऐसी आपकी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। बाकी आप जितनी भी फंजाई के नाम सुनेंगे आगे, वो सब की सब मल्टी सेलुलर होती है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में बिल्कुल रखने हैं। पहला, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आपकी कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। और दूसरा, इसका यूज हम ब्रेड बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए करते हैं। ब्रेड का मतलब है डो। जैसे कि आप देखते हो घर में हम लोग जब कभी कोई किसी घर में अगर साउथ इंडियन खाना बनता हो, डोसा बनता हो या इडली बनती हो, तो उसको जब फर्मेंट करते हैं, उसको फुला रहे होते हैं, तो उसमें एक्चुअल में ये यीस्ट जो होती है वो उसको फुला रही होती है। तो दैट्स वाई ये डो बनाने के लिए यूज होती है फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, और साथ में बियर बनाने के लिए भी यूज होती है। दैट इज अनदर पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो आज मैंने अभी तीन पॉइंट्स बता दिए। पहला, पॉइजनस मशरूम जो होता है एमिनेशिया। दूसरा, पेनिसिलिन। एंड थर्ड, आपकी यूनिसेलुलर ईस्ट कौन सी, यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी होती है? दैट इज ईस्ट। और इसका यूज कहाँ होता है बच्चों? ब्रेड बनाने के लिए एंड जो बियर्स हैं उनको बनाने के लिए। क्लियर? ये क्वेश्चन भी नीट में आया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
ठीक है। काफी सारी फंजाई जो होती हैं वो डिजीज करती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखना, फंजाई जो होती है ना, मोस्टली मोस्टली यानी मेजोरिटी जो होती है इनकी, ये जो डिजीज करती हैं ये करती हैं प्लांट्स के अंदर। ये चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फंजाई डिजीज अगर करती हैं तो प्लांट्स में करती हैं। प्लांट्स में आप जितनी भी डिजीज देखोगे ना, 90% डिजीज जो होती है, मतलब अराउंड 90% जो डिजीज होंगी वो फंगस कॉज करती है। बाकी फिर तो 10% डिजीज कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस करता है। तो मोस्टली प्लांट्स को जो हानि पहुंचा रहा है, जो नुकसान पहुंचाती है, वो फंजाई पहुंचाती है। एनिमल्स में भी डिजीज करती हैं पर इतनी नहीं करती हैं। अभी जैसे आप लोग नाम सुन रहे होंगे ब्लैक फंगस का, राइट? सभी ने नाम सुना होगा, हाल के दिनों में ये नाम बहुत चल रहा है, ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस। कि नई डिजीज आ गई क्या? कोई नई डिजीज नहीं है, ब्लैक फंगस फंगस है, ये भी फंजाई है नॉर्मल, जैसे कि हवा में प्रेजेंट है, ये भी सभी की तरह। बस इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अदरवाइज फंगस से कोई ऐसी खतरनाक डिजीज नहीं होती कि इंसान की डेथ हो जाए। ये तो जो अभी ब्लैक फंगस से डेथ हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है, लोग जो मर रहे हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है अभी इस टाइम, बिकॉज ऑफ कोविड, दैट्स ऑल। तो आपका फंगस जो होती है ज्यादातर डिजीज किसमें करती है बेटा? प्लांट्स में करती है। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल्स, व्हीट रस्ट, ये व्हीट में होती है डिजीज एंड इसको कॉज करने वाला होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये भी नीट में आया है। ये एक आपकी फंजाई है विच कॉज व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट का मतलब होता है इसमें इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं, बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल करली हो जाती हैं, उसमें उभार से आ जाते हैं, ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और फिर वो पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। एंड जब पत्ती फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, सीधी सी बात है, जब उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कहां से करेंगे? सो दैट इज, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी नीट का है। ये चीज याद रखना आप लोग, आप जैसे जैसे आप लोग चैप्टर्स को आगे पढ़ते चले जाओगे, काफी सारी चीजें नीट की मैं डिस्कस करता चलूंगा आपसे, और उन चीजों को आपको याद रखना होगा बच्चों। अदरवाइज मैं आगे का बताता चले जाऊंगा और आप पीछे का भूलते चले जाओगे तो ऐसे काम नहीं बन पाएगा। दैट इज, ये भी नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। तो देखिए, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स अभी डिस्कस करे वो तीनों के तीनों आपके नीड्स के आए हुए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आपके जो फंजाई होती हैं, केवल एक फंजाई ऐसी है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारी की सारी आपकी फंजाई कैसी होती हैं? दैट इज मल्टीसेलुलर। क्या नाम था उस यूनिसेलुलर फंजाई का? कोई बेटा बताएगा मुझे? ईस्ट। वेरी गुड बेटा, दैट इज ईस्ट। सही बेटा, चांदनी एंड चंदा, वेरी गुड। तो बेटा आपका केवल यीस्ट को छोड़ के बाकी फंजाई कैसी होती है? मल्टीसेलुलर, दैट इज फिलामेंटस। अगर फिलामेंटस भी आ जाए तो ये मत सोचना कि ये कहां से आ गया, फिलामेंटस तभी है बाकी फंजाई क्योंकि वो मल्टीसेलुलर है। सिंगल सेल क्या फिलामेंट बनाएगी, समझ रहे हो? तो दैट इज एक्सेप्ट ईस्ट, फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस दैट मीन्स क्या है, ये सारी की सारी आपकी मल्टीसेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तभी तो फिलामेंट्स बना पाएंगी। कोई सिंगल सेल फिलामेंट्स बना सकती है? बहुत सारे नहीं बना सकती, ठीक। इनकी बॉडी कैसी होगी? देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्लेंडर,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की बात समझा रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से समझना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर called hyphae, called hyphae। ठीक है, अब देखो हाइफी क्या होता है, मैं ये सब चीजें समझाऊंगा। इसमें हाइफी होता है, इसमें माइसीलियम होता है। देखो अब क्या होते हैं समझना बच्चों। पहले एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझना। आपका जो फंजाई होती है, फिलामेंटस होती है, जैसे इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे एक दिखा दिया मैंने, सिंगल है, दैट इज हाइफी। क्या बोलते हैं इसको हम, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी। दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे धागे होते हैं, दैट इज वैसे ही सेम आपकी हाइफी होती है, जो आपके फंजाई को बनाती है। अब ये सिंगल नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो क्या होती है, ये हाइफी आपस में इस तरह से एक नेटवर्क बना लेती है। समझ में आ रहा है? लाइक दिस। देख लो मैंने कितनी सारी दिखा दी यहाँ पे आप हाइफी। राइट बेटा, सी कितनी सारी हाइफी हम यहाँ देख रहे हैं। लॉट्स ऑफ हाइफी इज देयर। अब ये जो नेटवर्क होता है, दैट इज नेटवर्क ऑफ हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। समझ में आए बच्चे? ओवरऑल जो फंगस की बॉडी होती है उसको बोलते हैं माइसीलियम। लेकिन ये माइसीलियम जो होते थे ऐसे लॉट्स ऑफ हाइफीज के बने होते हैं, बहुत सारे हाइफीज होते हैं, बहुत सारे। तो आपका माइसीलियम जो होता है, इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट यानी ये किसका बना है, दैट इज मेड अप ऑफ हाइफी। बात क्लियर? अब बताओ ये Yes, चीज। sir. Yes, sir. यस सर। ठीक बेटा, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपका फंजाई जो होगा वो बना है हाइफीज का, और हाइफी जो होंगे ये बहुत सारे होते थे जो बनाते हैं आपके माइसीलियम। अब मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो हमें कैसे इसका नजर आएगा। सी, ये देखो बेटा, ये सब डायग्राम जो है फंजाई के, ये सारे डायग्राम फंजाई के। चलो इसको देखिए। ये देखो, सभी को दिख रहा है ये डायग्राम? Yes, sir. Yes. देखो अब आप इस डायग्राम को, ये डायग्राम हमने माइक्रोस्कोप से लिया है। ये डायग्राम ऐसे आप अगर देखोगे ना नेकेड आई से, तो इस तरह से अल्ट्रा स्ट्रक्चर नजर नहीं आएंगी आपको। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये देखो, आपको इसमें साफ नजर आ रहा है आपका माइसीलियम। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, दिस इज माइसीलियम। ओके बेटा, एंड ये देख रहे हो जैसे ये एक एक सिंगल थ्रेड की अगर हम बात करें, लाइक जैसे मैंने दिखाया, दिस इज हाइफी, ये हाइफी है। ठीक है, ये देख रहे हो सिंगल स्ट्रक्चर, ये सिंगल स्ट्रक्चर जो जा रहा है, ये भी क्या है, दिस इज हाइफी। तो ये लॉट्स ऑफ, आप इसमें हम क्या देख के बता सकते हैं कि कितने नंबर्स में हाइफी है? क्या हम इन हाइफीज के नंबर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए नंबर ऑफ हाइफीज आर प्रेजेंट, और यही हाइफी
अल्टीमेटली आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या होगा? दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर माइसीलियम। अब क्लियर हुआ बेटा स्ट्रक्चर? यस सर। स्ट्रक्चर आपने अपने खाने की Yes, sir. अगर हम ब्रेड में देखते हैं, अगर रोटी हमारी देखो तो आपको रोटी के ऊपर जाल, वेब जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है, जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। वो जाल जो दिख रहे हैं ना आपको, अगर उसको ध्यान से देखोगे अगर आप, तो उसमें थोड़े बहुत आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। वो धागे जो होंगे दैट इज हाइफी, और वो पूरा जाल जो है दिस इज क्या होगा? वो आपका माइसीलियम। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गई? अब ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये सभी फंजाई में होती है। एक फंजाई ऐसी होती है जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होती, उसका नाम क्या है? East. वेरी गुड। सिर्फ ईस्ट के अंदर नहीं होगी। अब आपको बात समझ में आ गई Yes, sir. कि ईस्ट हमारी कैसी है? यूनिसेलुलर है, तो वो आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। बाकी सारी फंजाई ये स्ट्रक्चर बनाती है। क्लियर बेटा ये बात? चलो। यस सर। तो मैंने आपको ये बता दिया नेटवर्क ऑफ हाइफी व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड माइसीलियम। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। दिस इज योर माइसीलियम बच्चों। तो आगे कोई अगर पूछे व्हाट इज माइसीलियम एंड व्हाट इज हाइफी, आप आराम से बता देना कि सर जी ये होती है माइसीलियम और ये होता है हाइफी। ठीक है। अब देखो मैं और कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। देखिए हमने हाइफी तो समझ लिया कि हाइफी क्या होता है। अब ये हाइफी दो तरह के होते हैं आपके, दैट इज टू टाइप्स। एक होता है आपका सिनोसिटिक हाइफी, और एक होता है बेटा आपका सेप्टेट हाइफी। वन इज सिनोसिटिक एंड द सेकंड वन इज योर सेप्टेट हाइफी। सिनोसिटिक कैसा होगा आपका? लाइक जैसे ये एक हाइफी दिखा दिया मैंने इस तरह से, ये एक हाइफी दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। ये हाइफी दिखा दिया मैंने ऐसा, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ये क्या है? दैट इज हाइफी दिखा दिया मैंने। और एक हाइफी दिखा दिया मैंने लाइक दिस, ऐसे ही है। लाइक दिस, ठीक है बेटा। ये एक हाइफी दिखा दिया आपको। इस हाइफी पे मैंने आपके यहाँ पे ब्लॉकेज दिखा दिए इस तरह से, चैम्बर्स देख लो आपको सब में, इसमें चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स। इन Yes, sir. sir. ब्लॉक्स में है ये इनका न्यूक्लियस, दे हैव देयर ऑन न्यूक्लियस। ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इस सेल का न्यूक्लियस, ये इस ब्लॉक का, ये इसका न्यूक्लियस, ये यहाँ इसका न्यूक्लियस है, ये यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ 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 यहाँ, ये सब जगह मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया, ठीक है। यहाँ भी मैंने ब्लॉक्स दिखा दिए लाइक दिस, तो इनमें भी न्यूक्लियस दिखा दिया मैंने इनका लाइक दिस, राइट। सेम यहाँ पे देखो, ये भी एक हाइफी है मैंने, लेकिन यहाँ ब्लॉक्स नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट है पूरा पूरा। देख लो देयर इज नो ब्लॉकेज, कंटिन्यूअस है यहाँ पे। देख लो ये हाइफी कैसा है? कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस हाइफी। ये कैसा हो गया आपका? कंटिन्यूअस हाइफी, है ना। और यहाँ पे ये पार्टीशन है, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपका जो सिनोसिटिक हाइफी होता है उसमें क्या होता था? कोई ब्लॉक नहीं होते हैं उसमें, न्यूक्लियस सारे आपस में एक दूसरे से वेल मैनर्ड में प्रेजेंट होते हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं है बीच में, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। सो दैट इज योर क्या हुआ? सिनोसिटिक हाइफी, सिनोसिटिक हाइफी। और ये यहाँ पे ब्लॉकेज है, इन ब्लॉकेज को बोलते हैं हम सेप्टा। जैसे ये है दैट इज कॉल्ड सेप्टा, ठीक है। ये ब्लॉक है तो दिस इज कॉल्ड सेप्टा। ऐसे ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम सेप्टा, दैट मीन्स ब्लॉक। चैम्बर, इसका मतलब क्या हो गया? चैम्बर कह सकते हो,
दैट इज अ चैम्बर, दैट इज अ ब्लॉक, व्हाटएवर यू वांट टू से, कुछ भी कह सकते हो आप इनको। और ये ही इसी तरह के हाइफी को फिर क्या हम बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी। तो अब आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए, व्हाट इज सेप्टेट हाइफी एंड व्हाट इज सिनोसिटिक हाइफी। यस सर। दैट इज ठीक है, ये दो टाइप्स के थे आपके हाइफी के, दो टाइप हैं ये। दैट इज, किसी को बच्चे को नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा। एनीवन बेटा, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट चीज हमने ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग में समझी थी, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? Chitin. वेरी गुड बेटा। डायटम्स की किसकी बनी होती थी? Silica. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चंदा बेटा पढ़ाई कर रही है। मुस्कान बेटा तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे हैं, चांदनी बेटा आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे, बाकी बच्चों के। एक नूर बेटा, नूर तुम्हारे मैसेज तो बस चैट पे दिखाई देते हैं, यहाँ क्लास में आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। फंगल सेल वॉल जो होती थी दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, राइट, ये आपकी काइटिन की बनी है। और ये चीज मैंने आपको बोला था याद रखने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा काइटिन और दो जगहों पर मिलता है, दो और ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें काइटिन होता है, बता सकते हो? मैंने आपको शुरुआत की क्लासेस में ये चीज बताई थी, काइटिन बहुत एबंडेंट है, यानी बहुत मुश्किल नहीं, काइटिन बहुत रेयर है, एबंडेंट नहीं, रेयर है, बहुत बहुत कम जगहों पे Cyst of earthworm. अर्थवॉर्म में कहाँ पे? Cyst. फिस्ट। Cyst. Cyst. Yes, a cyst. अर्थवॉर्म तो सही बोले, लेकिन फिस्ट क्या होता है? पता नहीं। बेटा अर्थवॉर्म होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, और इंसेक्ट्स में जो एक्सोस्केलेटन है, सिंपल सी लाइन याद रख लो, उनका जो एक्सोस्केलेटन मींस उनके जो आउटर स्ट्रक्चर है वो काइटिन की बनी है। दैट इज आपके इंसेक्ट्स में काइटिन है, उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है, और जो कैचुए होते हैं अर्थवॉर्म, उनके आउटर सबसे पहला पार्ट जो होता है उसमें एक ऐसी आउटग्रोथ होती है सीटा, ये सेंसिटिव होता है, इसी के थ्रू ये अपने आसपास की चीजों को पता लगाते हैं। इनमें आइज तो होती नहीं है जिसके थ्रू अर्थवॉर्म देख सकें, ऐसी एक आउटग्रोथ होती है इनमें आगे की तरफ जिसको बोलते हैं सीटा या सीटी, सीटी बोल दो उसको, दैट इज ये सीटी जो होती है ये भी काइटिन की बनी होती थी अर्थवॉर्म में। तो ये केवल तीन जगह प्रेजेंट है, आपकी फंगस में, आपके इंसेक्ट्स में और आपके अर्थवॉर्म में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नीट का है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके बच्चे, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। काइटिन के अलावा देखिए बेटा, काइटिन के अलावा एक और चीज बेटा, काइटिन जो होती थी ना आपकी सबसे टफेस्ट सेल्स में से एक मानी जाती है, ये जो होती थी आपकी, ये केमिकल्स की बनी होती थी, दैट इज काइटिन, एंड आपके एनवायरनमेंट में वन ऑफ द टफेस्ट लेयर मानी जाती थी, सो दैट्स वाई बहुत रेयर होती थी, सब में नहीं मिलती थी ये चीज। आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनकी भी अगर अगर उसका आउटर स्केलेटन देखोगे एक्सोस्केलेटन तो काफी हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता वो, तो काइटिन की वजह से ही वो हार्ड है ताकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को या बाहर की कोई भी अटैक को आसानी से झेल सके, दैट इज। अब देखो Okay. आपका ना दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, काइटिन तो होती ही होती है आपकी, आपके फंगस में काइटिन के साथ एक चीज और होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की तीन क्लास होती हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स।
तो ये सबसे मैंडेटरी है, सबसे जरूरी है। हम किसी भी अगर सेल वॉल की बात करें ना, चाहे हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, चाहे हम अपने हमारे में तो नहीं है, हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, या फंजाई की बात करें, सभी में, या प्रोटिस्टा की भी बात करें, सभी में भी जहां जहां सेल वॉल प्रेजेंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उनमें पॉलीसैकेराइड्स भी है। तो ये चीज अगर आप पॉलीसैकेराइड ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, काइटिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज आपको लिखनी है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट तो होते ही होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स तो होंगे ही होंगे सभी सेल वॉल में। अब आ जाते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, हम